हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रेंड बॉयज यूट्यूब चैनल। आज हम हमारी सीयूईटी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का साइकोलॉजी का चैप्टर 8 करेंगे, साइकोलॉजी एंड लाइफ। अब जो हमारे लास्ट के ये दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 एंड 9, ये आपके कन्वेंशनल रैशनलाइज्ड सिलेबस में नहीं थे। सो आई रेकमेंड कि आप जब ये कर रहे हैं, लाइक ये मॉक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं फॉर दीज टू चैप्टर्स, मेक श्योर कि आपने, बिकॉज ये चैप्टर पहले क्लास में नहीं पढ़े, इनको थॉरली रीड करके, रिवाइज करके, once you're pretty confident with them, तब आप इस सीरीज को अटेम्प्ट करें ताकि एक अच्छा बेस हो और उस पे आपका जो रिवीजन प्रेप है उस फाउंडेशन पे बिल्ड हो। ओके, तो फिर अब यू नो द ड्रिल। एज वी गो थ्रू द क्वेश्चंस, हमेशा टैली करते जाना है कि आपके आंसर्स कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। जो गलत जा रहे हैं वो चैप्टर के कौन से सेक्शंस में से हैं, आपके केस बेस्ड एमसीक्यूज ज्यादा गलत हो रहे हैं, थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज ज्यादा गलत हो रहे हैं। ये सब चीजें माइन्यूटली एक तो नोट करना है कि क्या क्या गलत हो रहा है, कितना स्कोर आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, साइड बाय साइड नोटपैड पे लिख लो, पेपर पे लिख लो, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। प्लस उस स्कोर का एनालिसिस भी करना है जो आप ही कर सकते हो उसके साथ माइंडफुली बैठ के। तो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट। आई एम होपिंग कि आप एक्टिवली मेरे साथ एंगेज कर रहे हो इन दिस वीडियो में, इस वीडियो में, एंड इट्स जस्ट नॉट मी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस बट यू सॉल्विंग दीज एज वेल। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फोकस ऑफ इकोलॉजी इन साइकोलॉजी? अभी जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर 8, दिस इज बेसिकली अबाउट एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, कि कैसे हमारे बिहेवियर एंड माइंड का एनवायरमेंट से रिलेशन होता है। तो उसी पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर को स्टडी करना। तो इकोलॉजी का फोकस क्या है साइकोलॉजी में? ए, रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग बीइंग्स इन द एनवायरमेंट। बी, रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स विद इन अ सोशल ग्रुप। सी, स्टडी ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन नेचुरल एनवायरमेंट्स। And D, exploration of individual differences in environmental perceptions. इसका आंसर यहाँ पे शायद हो सकता है ऑप्शंस कंफ्यूजन लगे, बट आंसर इज प्रीटी इजी। इट इज रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड द एनवायरमेंट, क्योंकि उसी में ये सब चीजें आ जाती है। देखो, सोशल ग्रुप हमारा सोशल साइकोलॉजी का फोकस है, उसे हम यहाँ नहीं देख रहे। कॉग्निटिव प्रोसेसेस, अगेन ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आ जाता है, और ये इकोलॉजी में भी अपने आप आ ही जाता है जब हम कह रहे हैं लिविंग बीइंग्स और एनवायरमेंट का रिलेशनशिप क्या है। लिविंग बीइंग्स में ह्यूमन बीइंग्स भी आ गए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगेन ये हमारा पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का टॉपिक है जो हमने चैप्टर 1 में करा था। दिस इज नॉट अबाउट this chapter. In a newly designed office space, work desks are arranged in close proximity to encourage collaboration among team members. This arrangement reflects the psychological feature of A, creativity, B, human control over the environment, C, social interaction influence, and D, aesthetic appeal. अब याद होगा हमने पढ़े थे built environment के features जो पढ़े थे कि उसमें psychological features कैसे reflect होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? वर्क डेस्क का अरेंजमेंट ऐसे है कि टीम मेंबर्स के बीच में कोलैबोरेशन बढ़े। इसका मतलब क्या है? हम क्या यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि कैसे जो सोशल इंटरेक्शन की क्वालिटी है हम उसको अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए द आंसर वुड बी सी, सोशल इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस। अच्छा, अब असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। असर्शन है एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हैव fatalistically determined beliefs, and the reason is the lives of members of agricultural societies are highly dependent and led by natural events and the supply of natural resources. Options हैं both A and R are true and R is correctly explaining A. B, both A and R are true but R is not correctly explaining A. C, A is true, R is false, and D, A is false, R is true. अब यहाँ पे पहला स्टेप क्या था कि देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, या फिर उनमें से कोई इनकरेक्ट है, तो फिर हमारा आराम से ऑप्शन निकल आएगा सी या डी में से। तो देखते हैं पहले असर्शन को। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में फेटलिस्टिकली डिटरमाइंड बिलीफ्स होते हैं। फेटलिस्टिकली मतलब फेटलिस्टिक मतलब फेट से बना है शब्द। फेट मतलब किस्मत, यानी किस्मत पे ज्यादा विश्वास होता है कि यार मेरे साथ जो हो रहा है, हमारे समाज के साथ जो हो रहा है, वो किस्मत या फिर भगवान द्वारा निर्धारित है, हमारे द्वारा निर्धारित नहीं है। ओके, सो ये सही है। यस, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में ज्यादा जो बिलीव्स हमारे होते हैं वो फेटलिस्टिक होते हैं। इंडिया भी कन्वेंशनली एक फेटलिस्टिक सोसाइटी है, एंड इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी तक एक फेट पे ज्यादा बिलीफ हमारा करा जाता है। रीजन क्या दिया है कि ये जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज के मेंबर्स होते हैं, इनकी लाइफ जो होती है नेचुरल रिसोर्सेज पे और नेचुरल इवेंट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है। और ये जो नेचुरल इवेंट्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है, हम मानते हैं कि इनमें कोई हाई पावर आपका डायरेक्ट कर रही है। दिस ऑल्सो ट्रू कि हाँ, क्योंकि हमारी लाइफ जो है, जैसे हमारी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, वी आर डिपेंडेंट ऑन मानसून्स। तो मानसून्स हम मानते हैं कि भाई भगवान की देन है, देव की देन है, राइट, एटलीस्ट इन द हिंदू बिलीफ। तो इसका मतलब है कि इसीलिए हमारे जो ज्यादातर बिलीव्स हैं ऑफ आवर लाइफ, वी आर फेटलिस्टिकली डिटरमाइंड। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड दिस आर एक्सप्लेनिंग ए,
Yes, R is perfectly explaining it. इसलिए both A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay, अच्छा. This is a case-based question. The Eskimos of Alaska are a tribe that have over 200 words for different types of snow. This portrays the influence of environment on A. Emotional reactions, B. Perception, C. Occupation and living style, and D. Attitudes. अब एस्किमोज एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि पोलर रीजन में रहते हैं और वो उनके पास स्नो को ही 200 टाइप्स में कैटेगराइज करने के लिए 200 वर्ड्स है. अब ये क्या दिखा रहा है? इमोशनल रिएक्शंस तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, एटीट्यूड्स का भी कोई लेना देना नहीं है. अब परसेप्शन, ऑक्यूपेशन एंड लिविंग स्टाइल में से एक है, तो द आंसर वुड बी बी, परसेप्शन. क्यों? क्योंकि परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज बेसिकली आपने किसी चीज को देखा, अटेंड किया, उस स्टिमुलाई को आपने क्या मीनिंग दिया. ओके, कॉग्निटिवली आपने उसको क्या मीनिंग दिया, दैट इज परसेप्शन. आप किसी चीज को कैसे परसीव कर रहे हो. क्योंकि वो हर टाइम स्नो में रहते हैं, उनका एनवायरमेंट ऐसा है कि उन्हें स्नो ही स्नो दिखती है, इसीलिए उनके पास उसको परसीव करने के इतने माइन्यूट तरीके आ गए हैं, राइट. जैसे हमारे यहाँ इट्स लाइक हम कहते हैं ना, चावल की एंड गेहूं की बहुत सारी वेराइटीज हैं इंडिया. तो अगर आप स्टडी करोगे, फॉर ईच वेराइटी लाइक देयर आर 50 अप टू 50 नेम्स. लाइक चावल की 50 वेराइटीज के 50 अलग अलग नेम है. तो दिस इज अगेन इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट ऑन आर परसेप्शन, क्योंकि एनवायरमेंट में जो चीज ज्यादा है हम उसे परसीव भी उतना ही माइन्यूटली कर रहे हैं. ओके, the experience of crowding has the following features. We have to choose the correct ones. First, increase in privacy. Second, feeling of loss of control over social interactions. Third, feeling of discomfort. Fourth, negative view of space around the person. And fifth, increase in motivation. अब देखते हैं वैसे सही कौन से हैं और गलत कौन से. Then we'll select the final answer. तो देखो, इंक्रीज इन प्राइवेसी, क्या क्राउडिंग होती है तो इंक्रीज इन प्राइवेसी होती है? नहीं, प्राइवेसी इन्वेड होती है. फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सोशल इंटरेक्शंस, यस दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. हमें लगता है कि इतनी क्राउडिंग है कि हम अपनी सोशल इंटरेक्शंस को डायरेक्ट नहीं कर पा रहे. फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, यस. नेगेटिव व्यू ऑफ स्पेस अराउंड द पर्सन, यस. नेगेटिव व्यू ऑफ स्पेस का मतलब बेसिकली ये है कि पर्सन को ये लगता है कि मेरे आसपास कोई स्पेस ही नहीं है, चाहे वो पर्सनल स्पेस हो या इंटीमेट स्पेस हो, माय स्पेस इज बीइंग इन्वेडेड. फिर इंक्रीज इन मोटिवेशन होता है क्राउडिंग में? बिल्कुल नहीं, डिक्रीज इन मोटिवेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है. तो इस हिसाब से हमारी जो सही स्टेटमेंट्स हैं दे आर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इसलिए हमारा आंसर होगी बी, second, third, and fourth. Which of the following is not a characteristic of noise that determines its effect on task performance? अच्छा, नॉइज का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो ये डिटरमाइन नहीं कर, टास्क परफॉर्मेंस को डिटरमाइन नहीं कर. ए, इंटेंसिटी. बी, प्रेडिक्टेबिलिटी. सी, फ्रीक्वेंसी. एंड डी, कंट्रोलेबिलिटी. अब ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए. द आंसर इज सी, फ्रीक्वेंसी. इंटेंसिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी आर द थ्री फीचर्स ऑफ नॉइज जो कि ये डिटरमाइन करती है आपका टास्क परफॉर्मेंस कैसे रहेगा. इसे याद कर लो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्रोनियम व्हिच इज आईपीसी. इस एब्रिविएशन की हेल्प से याद करो, आईपीसी, नॉइज के कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हिच पर्सपेक्टिव व्यूज द एनवायरनमेंट एज समथिंग टू बी रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड रादर देन एक्सप्लॉइटेड. तो हमने जो तीन पर्सपेक्टिव्स पढ़े थे, ए, मिनिमलिस्ट. B, instrumental. C, spiritual. And D, utilitarian. अब याद हो तो utilitarian को पर्सपेक्टिव कोई नहीं. आपको कभी कभी ऐसे फैंसी साउंडिंग वर्ड्स दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको याद रखना है. अगर कीवर्ड्स आपको याद होंगी, यू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि अरे ये कीवर्ड तो कहीं पे था ही नहीं. सो दिस इज जस्ट गिवन टू कंफ्यूज यू. ओके, तो ऐसे कौन सा पर्सपेक्टिव है जो ये मानता है एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए बल्कि वैल्यू करके रखना चाहिए? The answer is pretty easy. It's C, spiritual perspective. Minimalist perspective ये मानता है कि भाई environment और humans का कोई लेना देना इनमें कुछ नहीं होगा. ये तुम ज्यादा pollution कर रहे हो, कोई नहीं, उसका environment को कोई impact नहीं है. Climate change is not real. Instrumental perspective is कि environment हमारे use के लिए है, इसको exploit करो. And spiritual perspective is respect करो, value करो. Karan is playing an engaging video game he bought for himself after extended savings. As he begins playing, loud construction noises from the neighborhood interrupt him. However, he continues playing the game. Which factor facilitated adaptation to noise here? Okay. अब यहाँ पे अगर देख लो, ऑप्शन देख लेते हैं. A, nature of task. B, intensity. C, controllability. And D, ability to adapt. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि करण ने एक वीडियो गेम लिया और बहुत मन से लिया, पसंदीदा वीडियो गेम, एंड वो उसे खेलना स्टार्ट करता है, बगल से बहुत ही नॉइजेस आने लगती है, बट he continues playing the game, which means
उसका नॉइज अडेप्टेशन होता है, राइट? अगर आपके टास्क परफॉर्मेंस पे मिनिमल या फिर नो इन्फ्लुएंस आ रहा है नॉइज का, यानी आपने नॉइज अडेप्टेशन कर लिया है। तो किस फैक्टर की वजह से यहाँ पे नॉइज अडेप्टेशन हो रहा है? अब नेचर ऑफ टास्क, इंटेंसिटी, कंट्रोलेबिलिटी, एबिलिटी टू अडेप्ट। देखो, इंटेंसिटी का यहाँ पे कुछ नहीं कि भाई कंस्ट्रक्शन नॉइजेस आर वेरी लाउड, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। कंट्रोल भी नहीं कर सकते हम कंस्ट्रक्शन नॉइजेस को जो नेबर होती हो रही है। एबिलिटी टू अडेप्ट नेचर ऑफ टास्क। अब ध्यान से अगर देखो यहाँ पे क्या क्लू दिए आपके क्वेश्चन में, एक एंगेजिंग वीडियो गेम है, बहुत टाइम की सेविंग्स के बाद खरीदा है। इसका मतलब क्या है? ही लव्स दैट वीडियो गेम। जब आप रम रहे हो किसी चीज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या चल रहा है। मीन्स द नेचर ऑफ द टास्क हैज लेड टू द नॉइज अडेप्टेशन हियर। वो टास्क ही इतना एंगेजिंग है उस व्यक्ति के लिए कि उन्होंने बहुत इजीली नॉइज से अडेप्ट कर लिया। तो हमेशा केस बेस्ड क्वेश्चन में ना आपको जो क्लूज दिए हैं, छोटे छोटे एडजेक्टिव्स दिए हैं, उनको ना बहुत ध्यान से पढ़ना और उन्हीं से आंसर निकल के रहेगा। ओके, examine the following statements about crowding and select the correct ones. First, large crowding एक बहुत ही important टॉपिक है इस चैप्टर में से, so make sure कि आप उसे अच्छे से करके तो देखते हैं। First, large informal groups that temporarily assemble without any. Second, an individual stress reaction to the presence of multiple people within a particular space. Third, it is a social stressor. And fourth, it is marked by feelings of discomfort, loss of privacy, negative view of space. I know this is similar to the previous question we did, but this is again a very important question. तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्राउडिंग में डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ प्राइवेसी, नेगेटिव व्यू ऑफ स्पेस होता है, ये हम जानते हैं। इज इट अ सोशल स्ट्रेसर? ये हम आगे देखते हैं, अब ये आपको फिगर आउट करना है। सेकेंड, an individual stress reaction to the presence of multiple people within a particular space. Yes, crowding इसी को कहते हैं। And first, large informal groups that temporarily assemble without any group. अब इसको हम कहते हैं क्राउड। जो इनफॉर्मली बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ड्यू टू विदाउट एनी ग्रुप, उसको हम क्राउड कहते हैं। बट डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद क्राउडिंग? अगेन ये आपको फिगर आउट करना है। आई एम गिविंग यू 3 seconds and then we'll move on to the right answer. Okay, so the answer is second and fourth statement हमारी सही है। ओके, तो क्राउड, ये जो है ये क्राउड की डेफिनेशन है। क्राउडिंग और क्राउड का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कोई क्राउड में है बट उसे क्राउडेड फील नहीं हो रहा है, एंड हो सकता है कोई कन्वेंशनली क्राउड्स में नहीं है, भीड़ में नहीं, बट उसे क्राउडिंग की फीलिंग हो रही है। सो क्राउडिंग इज एन एक्सपीरियंस, इट्स अ स्ट्रेस रिएक्शन, बट क्राउड इज अ फिनोमिनन की ग्रुप ऑफ पीपल जो एक्सीडेंटली इकट्ठे हो गए। फिर स्ट्रेस रिएक्शन होता है, यस। इज इट अ सोशल स्ट्रेसर? इट इज नॉट अ सोशल स्ट्रेसर, इवन दो सोशल का मतलब क्या होता है? लोग, राइट? बट यहाँ पे इट इज एन एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। एज आई सेड, दिस चैप्टर इज अबाउट एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। क्राउडिंग इज एन एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। एंड फोर्थ, ये हमारा सही था, तो इसीलिए हमारी सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट से सही है, थर्ड और फर्स्ट स्टेटमेंट्स गलत है। India is chosen as a site for investigation of effects of crowding by foreign psychologists because of its dash: A, poverty; B, large population; C, diversity; and D, collectivistic culture. चारों ऑप्शन देखने में बहुत सिमिलर लग रहे हैं, बट द आंसर इज बी, लार्ज पॉपुलेशन। हमारी लार्ज पॉपुलेशन हमारी कंट्री का स्टाफ फीचर है, एंड जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि 1 ही किलोमीटर स्क्वायर में ज्यादा लोग होंगे, एंड इसलिए क्राउडिंग का एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा। इसीलिए फॉरेन साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे आते हैं क्राउडिंग इन्वेस्टिगेट करें। ओके, to understand interpersonal distance as given by Edward Hall, again अब ये MCQ भी आ सकते हैं, देखो एडवर्ड हॉल नाम याद रखना है। Align the following from least to the maximum distance. First, personal distance; second, public distance; fourth, social distance; and third, social distance; and fourth, intimate distance. अब इसे हमें least to maximum ascending order में कैटेगरी अरेंज करना है। तो पहले देख लेते हैं। सबसे लीस्ट डिस्टेंस होता है इंटीमेट डिस्टेंस, राइट? जब आप बहुत ही किसी क्लोज वन से बात कर रहे हो। देन सेकेंड होता है पर्सनल डिस्टेंस, जब आप किसी से पर्सनली बात कर रहे हो, ए 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, देन थर्ड होता है सोशल डिस्टेंस, विच इज बेसिकली सोशली एक्सेप्टेबल डिस्टेंस, जो होता है जब आप किसी अथॉरिटी से बात कर रहे हो, तो कैसे से बात कर रहे हो, या एक ग्रुप में खड़े हो, बिल्कुल ऐसे सटके तो खड़े नहीं होते, देयर इज अ mandated distance. And fourth, as the name suggests, is public distance. देखो नाम से आपको पता लग जाएगा। Intimate obviously is बहुत close. Then personal के बाद आता है social, and social के बाद public is like stuff, बहुत बड़ा distance। तो इस हिसाब से हमारा आंसर should be D, fourth, first
third, and second. Okay, so intimate, personal, social, public. Okay, assertion, reason. Once again, मैं options repeat नहीं करूंगी because we are aware of them. Let's look at the assertion and reasons. So assertion क्या कह रहा है? The very first step in disorder relief involves providing material relief in form of food, clothing, medical help, shelter, and financial help. Reasoning, counseling and therapies would not be effective until the immediate physical cause is resolved during distress. यहाँ पे हमारा नेचुरल डिजास्टर्स की बात हो रही है, तो देख लेते हैं दोनों सही में है। असर्शन कह रहा है कि डिसऑर्डर रिलीफ अगर आपको करना है तो इट्स डिजास्टर रिलीफ। आई क्रॉस चेक इट दो, तो डिजास्टर्स में ही डिसऑर्डर रिलीफ हम मान लेते हैं ऐसे, जब भी नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं और उनमें डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो उनमें पहला स्टेप क्या है कि हमें मटेरियल रिलीफ देना है इन द फॉर्म ऑफ बेसिक नेसेसिटीज जो हैं। रीजन क्या है? तो ये तो हमारी असर्शन इज करेक्ट कि हाँ बिल्कुल पहला स्टेप इज ऑब्वियसली मटेरियल रिलीफ। Second, counseling and therapies would not be effective until immediate physical causes involved in distress. Obviously, अगर कोई भूखा है, right? If somebody is sick, somebody is starving, तो मैं उससे कहूँ भाई तुम्हारा, just let's just treat your mental disorders. Let's provide you help for that. That is not going to work. पहले उनकी basic needs को पूरा करना होगा। तो yes, counseling and therapies तब तक effective नहीं होंगी जब तक जो basic needs हैं उनको पूरा नहीं किया जाता during distress. तो both A and R are true and as are explaining it. Yes, R is explaining it because obviously it's clear, right, कि therapies and counseling काम नहीं करेंगी जब तक आप material relief नहीं दोगे। तो इसीलिए material relief ही हमारा पहला स्टेप होता है in disorder relief. Which of the following is not a pro-environmental behavior? Pro-environmental behavior क्या था? Environment को help करने वाले behaviors, okay? Environment को enhance and protect करने वाले behaviors. So A, encouraging the use of non-biodegradable packaging. B, planting trees and ensuring their care. C, reducing air pollution by maintaining vehicles in a good condition. And D, managing disposal of garbage sensibly by separating biodegradable waste from non-biodegradable waste. Encouraging use of non-biodegradable packaging, ये तो नहीं हो सकता। Planting trees and ensuring their care, ये है। Reducing air pollution by maintaining vehicles in good condition, ये भी है। Managing disposal waste segregation, ये भी है। तो हमारा आंसर क्लियरली हमें दिख रहा है इट्स ए, नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बेसिकली हमारा प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर में नहीं। अगेन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, तो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस देखिए तो घबराना नहीं है, बस हमेशा ये ध्यान रखते हैं पहले वेरीफाई करो आई बोथ द स्टेटमेंट्स ट्रू। अगर एक इनकरेक्ट है आराम से सीआरडी में से आंसर मिल जाएगा। अगर दोनों सेंस करेक्ट है तो सेंस देखो कि इज इट मेकिंग सेंस बाय एडिंग वर्ड्स लाइक बिकॉज, एज, ऐसे करके सेंस बनाओ कि आर इज रीजन एक्सप्लेनिंग असर्शन। ठीक है, अब देखते हैं असर्शन देखते हैं। कंपैरिजंस बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ कोलकाता शोज psychological effects of air pollution. Reason, those living in industrial area reported lower performance efficiency and concentration than those living in non-industrial residential area. अब देख लेते हैं कोलकाता में, if you remember, स्टडी हुई थी बिटवीन इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल एरियाज के रेसिडेंट्स के बीच। तो यस, ये तो बात सही है। एंड उसमें क्या हमने स्टडी किया था कि एयर पोल्यूशन के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो दिस इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, कोलकाता में हुआ था। रीजंस, इंडस्ट्रियल एरियाज में जो थे हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी जो थी ना वो लोअर थी एंड कॉन्सेंट्रेशन भी लोअर था देन दोज जो कि नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में रहते। देखो दिस इज मेकिंग सेंस, तो लग सकता है कि हाँ भाई ये सच है, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो वहां पे ना 2-3 स्टडीज दी है कंटिन्यूएशन में, तो ये जो लोअर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये जर्मनी की स्टडी में से उठाए गए रिजल्ट्स हैं। कोलकाता की स्टडी में हमने देखा था कि हमारी टेंशन एंड टेंशन स्ट्रेस जो है वो ज्यादा होता है विद इन द रेसिडेंट्स जो कि एयर पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हैं। तो इसका मतलब रीजन इज फॉल्स, इसीलिए हमारा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखा यहाँ पे इफ दिस स्टेटमेंट ओवरऑल इज मेकिंग सेंस, बट ये इसके कीवर्ड्स नहीं है, ये किसी और स्टडी के कीवर्ड्स हैं। और ये आप तभी समझ पाओगे, आप तभी डाइसर्न कर पाओगे जब याद होगा कि इस स्टडी में क्या रिजल्ट्स आया था, वो रिजल्ट्स कीवर्ड्स के थ्रू याद है। ओके, तो ये जर्मनी के स्टडी के रिजल्ट्स थे, इसका आंसर इज सी। ओके, इन अ पैनल डिस्कशन ऑन अर्बन प्लानिंग, a participant asserts that human behavior is primarily shaped by internal factors such as personality and social influences, with little consideration for the impact of physical surroundings. This perspective aligns most closely with A, the spiritual perspective, B, instrumental, C, ecological, and D, minimalist.
अब देखो, अब आप समझ रहे हो कि इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज नॉट अ पर्सपेक्टिव इवन दो इट्स मेकिंग सेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उस पार्टिसिपेंट में क्या कहा है कि भाई ह्यूमन बिहेवियर जो है ना मोस्टली पर्सनालिटी, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सोशल इन्फ्लुएंसेस शेप करते हैं। फिजिकल सराउंडिंग माने क्या, एनवायरमेंट, राइट। एनवायरमेंट का कोई ऐसा खास रोल नहीं होता हमारे बिहेवियर। इसका मतलब ये कौन से पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, वेरी इजी, द आंसर इज डी, मिनिमलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो कि ये मानता है कि बिहेवियर और एनवायरमेंट का कोई लेना देना नहीं है या फिर बहुत कम लेना देना। ओके, द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे ऑफ भी आएगा, द प्रेजेंस ऑफ डैश कैन कॉज मेंटल रिटार्डेशन by affecting brain develop, A sulfur dioxide, B methyl isocyanate, C lead and D arsenic. The correct answer for this is C, lead. सल्फर डाइऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट है, मिथाइल आइसोसाइनाइट इज फ्रॉम द भोपाल गैस ट्रेजेडी, आर्सेनिक आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है बिकॉज ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, बट इसका ब्रेन डेवलपमेंट के रिटार्डेशन से लेना देना नहीं है। लेड इज द करेक्ट आंसर। इफ यू रिमेंबर, मैगी बैन हुई थी कुछ साल पहले, वो इसलिए हुई थी क्योंकि उसमें लेड पाया गया था। ओके, अकॉर्डिंग टू सोशियो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, what distinguishes deprivation from poverty? Deprivation poverty में क्या difference है? A, deprivation refers to a subjective feeling of lacking, whereas poverty is an objectively defined shortage of resources. B, poverty is personal perception while deprivation is external condition. C, deprivation is solely an economic issue while poverty encompasses social and psychological aspects. D, deprivation refers to a lack of basic needs while poverty refers to a lack of social privileges. अब just to revise it, हमेशा एक थोड़ा ये क्यों याद रखना, poverty is objectively defined कि भाई आपके पास ये basic resources नहीं है, आप poor हो। Deprivation is a psychological feeling कि भाई मेरे पास ये चीज नहीं है। Okay, so even if I am economically stable, but I feel that I am not getting the access to good healthcare, I feel that I'm being deprived. तो वो deprivation एक subjective feeling है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर should be A, कि deprivation एक subjective feeling होती है कि आप कुछ lack कर रहे हो। ओके, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि objectively आप poverty लाइन के ऊपर हो या नीचे हो। Whereas poverty is ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कि भाई आपका कैलोरी इनटेक फुलफिल हो रहा है या नहीं, आप पोवर्टी लाइन के ऊपर हो, नीचे हो, आपका इनकम लेवल क्या है, ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर रहे हो, राइट। तो इसलिए ए इज द आंसर। ओके, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन अगेन, इस चैप्टर में से बहुत सारे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। तो असर्शन है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ बिहेवियर्स, एंड रीजन है the relationship between anger and CHD, which is coronary heart disease, is found to be true cross culturally. अब यहाँ पे पहले देखते हैं दोनों चीजें सही है या नहीं। हमारे जो सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स हैं, हम कैसी सोसाइटी में है, कैसे कल्चर में है, वो हमारे हेल्थ बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। यस, दिस इज ट्रू। फिर रिलेशनशिप जो है बिटवीन एंगर एंड CHD, अब हार्ट डिजीज और एंगर के बीच में एक रिलेशनशिप आएगा। अब जितना आपकी क्रॉनिकली आप एंगर रखते हो या एंग्री रहते हो तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट CHD। ये जो रिलेशनशिप है ये क्रॉस कल्चरली ट्रू पाया गया। क्रॉस कल्चरली यानी सभी कल्चर्स में इक्वली ट्रू पाया गया कि भाई हाँ सभी कल्चर्स में होता है, इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। सो इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? दिस सीम्स टू बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट क्रॉस कल्चरली नहीं पाया गया ट्रू। कुछ कल्चर्स में, ये बस वेस्टर्न कल्चर में पाया गया कि एंगर एंड CHD का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो इसीलिए हमारा आंसर इज ए ट्रू, आर इज फॉल्स, सी। क्योंकि रीजन में अगेन आधी स्टेटमेंट सही है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगर एंड CHD इज ट्रू, बट क्रॉस कल्चरली ट्रू नहीं है। ओके, who proposed the frustration aggression theory? A, John Maynard, B, John Dollard, C, Louis Thurston, D, Albert Bandura. This should be on your fingertips. It's B, John Dollard. Maynard आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा दे दिया था, but John Dollard is correct answer कि frustration की वजह से aggression होता है। Again, assertion and reasoning questions. तो A, interpersonal distances are maintained involuntarily without conscious effort. And reason is physical space can be modified to reduce stress in social situations or to make it more fruitful. अब दोनों देख लेते हैं दोनों सही है या नहीं। तो रीजन देखें पहले, फिजिकल स्पेस को हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हमारा क्राउडिंग का एक्सपीरियंस कम हो और सोशल सिचुएशंस में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की फीलिंग कम हो, या फिर हमारे जो सोशल इंटरेक्शंस हैं वो ज्यादा फ्रूटफुल और सक्सेसफुल हो पाए। सो इट्स ट्रू, यही हमारा एम है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में, राइट।
फिर असर्शन क्या कह रहा है कि इंटरपर्सनल डिस्टेंस जो होते हैं, जो एडवर्ड हॉल ने दिए थे, एडवर्ड हॉल ने, वो हम इनवॉलेंट्रीली यानी अपनी बिना होश के यानी बेसिकली ऑटोमेटिकली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट रेट है, हमारा रेस्पिरेशन है, वो इनवॉलेंट्री चल रहा है, लाइक इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस है। तो इंटरपर्सनल डिस्टेंसेस भी इनवॉलेंट्रीली मेंटेन हो जाते हैं और विदाउट कॉन्शियस एफर्ट मेंटेन हो जाते हैं। इज दिस ट्रू? No, it's not true. Interpersonal distances consciously, voluntarily maintain होते हैं. So the answer is D. A is false. R is true. Okay. This is from हमारा poverty upliftment वाला section. The philosophy of Antyodaya is focused on A. Unconditionally helping those in need. B. Rise of the last person in the society. C. Upliftment of poor and disadvantaged. And D. Both B and C. तो अनकंडीशनली हेल्पिंग दोज इन नीड इज, अब देखो सेंस सारे बना रहे हैं बट सबसे ज्यादा सेंस कौन से बना रहे हैं? सो द आंसर वुड बी बी एंड सी। अंत्योदय फिलोसफी क्या कहती है? अंत्योदय अंत का उदय, जो अंत में खड़ा है सोसाइटी में, माने जो सोसाइटी में पुअर हैं, जो डिसएडवांटेज्ड हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको कैसे उदय, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए। इसलिए बोथ बी एंड सी आर मेकिंग सेंस। लास्ट पर्सन का मतलब यहाँ पे पुअर एंड डिसएडवांटेज ही है, poor and disadvantaged ही है। Okay, so both B and C. Which of the following steps of treatment of psychological disorders is noted when extreme stress reactions persist in victims? A. Material relief. B. Counseling. C. Psychiatric help. And D. Rehabilitation. जब हमारे जो नेचुरल डिजास्टर्स के विक्टिम्स हैं, ठीक है, उनमें एक्सट्रीम स्ट्रेस रिएक्शंस हैं कि नाइट में गा रहे हैं, अब बहुत ही डेबिलिटेटिंग स्टेट हो गया है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में कौन सा स्टेप हमें लाना पड़ता है? तो इफ यू रिमेम्बर, सबसे पहले हम मटेरियल रिलीफ देते हैं, राइट? उनका जो घर बार उजड़ गया है, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, पहले इसको हमें रिजॉल्व करें, तो मटेरियल रिलीफ पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है काउंसलिंग, कि भाई बेसिक इमोशनल एंड कॉग्निटिव हेल्थ के लिए काउंसिल करना, आपके इमोशनल इश्यूज को रिजॉल्व करना, जो ट्रॉमा है उसमें थोड़ा हेल्प हो पाए। उसके बाद आता है साइकाइट्रिक हेल्प, जो विच इज बेसिकली प्रॉपर जो हमारे मेडिकेशंस दिए जाते हैं बाय साइकाइट्रिस्ट, उसको देखना। एंड डी इज रिहैबिलिटेशन, यानी बेसिकली वापस उन्हें और इस तरीके से हेल्प करना कि दे कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ, उनके ऑक्यूपेशन वगैरह में हेल्प करना। सो रिहैबिलिटेशन इज ऑब्वियसली द लास्ट स्टेप, तो इसका तो यहाँ लेना देना है नहीं, मटेरियल रिलीफ का भी यहाँ लेना देना नहीं है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अब देखो हमेशा याद रखना है काउंसलिंग एंड साइकाइट्रिक हेल्प में डिफरेंस है। काउंसलिंग इज वर्बल थेरेपी, राइट, एंड इट इज गिवन फॉर इमोशनल इश्यूज। जहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा परसिस्ट कर जाते हैं, वहां पे साइकाइट्री की हेल्प लेनी पड़ती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है, उनमें भी डिफरेंस है। बट बेसिकली साइकाइट्रिक हेल्प जहाँ पे मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं, वो आना पड़ता है जब हमारे स्ट्रेस रिएक्शंस बहुत एक्सट्रीम है, हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ही ज्यादा परसिस्ट कर रहे हैं। तो द आंसर इज सी, psychiatric help. Okay. During rush hours, metro trains are excessively cramped with people and have no seats or spaces to stand by. However, Ira, through her experience of years of commuting, is adept with making her way in the compartment and obtaining a seat amidst the crowd. This exhibits A. Crowding tolerance, B. Competition tolerance, C. Cultural characteristics, and D. Personal space. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा केस हमें क्या कह रहा है कि मेट्रो ट्रेन, इफ यू रिमेम्बर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में जो हमारे मेट्रो ट्रेन है रश आवर्स में सवेरे शाम, दे आर एक्सेसिवली क्रैम्प्ड, बहुत भीड़ होती है। एंड हमें बोल रहे हैं कि देयर इज दिस पर्सन ईरा who has been commuting in metro since years, and इसलिए उसकी इतनी टॉलरेंस बिल्ड हो गई है, या फिर कह लो उसकी वो इतनी हार्डीनेस बिल्ड हो गई है कि वो रश आवर्स में भी उसे पता है कैसे कंपार्टमेंट में जाना है, जगह बनानी है, वो कैसे जल्दी से सीट ग्रैब करनी है। सो ये क्या एग्जिबिट कर रहा है? क्राउडिंग टॉलरेंस, कॉम्पिटिशन टॉलरेंस, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस तो यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की भी यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, कल्चर की कोई बात नहीं हुई है, इन दोनों में से एक है। अब देखो यहाँ पे क्राउडिंग टॉलरेंस क्या होती है कि क्राउड में कोई व्यक्ति है, क्राउडिंग का एक्सपीरियंस हो रहा है, वो फिर भी अपने मोटिवेशन लेवल्स को अपने स्ट्रेस रिएक्शन को कम रख पा रहा है, मोटिवेशन को फिर भी ठीक रख पा रहा है, तो यानी क्राउड को टॉलरेट कर पा रहा है। अगर कोई मेट्रो में रोज रोज जा रहा है ना रश आवर्स में, ऑटोमेटिकली उनका क्राउडिंग टॉलरेंस हाई है। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है? कॉम्पिटिशन टॉलरेंस क्या होता है? जब बहुत क्राउडिंग हो रखी है एक जगह पे एंड बेसिक रिसोर्सेज के लिए फाइट हो रही है, तो आप कैसे जाके उस क्राउड से डील करके अपने लिए रिसोर्स को ग्रैब कर सकते हो, कम्पीट कर सकते हो फॉर दैट रिसोर्स। एंड यहाँ पे रिसोर्स क्या है इन अ रश आवर वाले कंपार्टमेंट?
अ सीट, अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल किया, मेट्रो में ट्रैवल किया, जानते हो सीट के लिए कितनी मारामारी होती है, तो सीट इज द रिसोर्स है। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, बस खाना पीना, हेल्थ केयर इज नॉट रिसोर्स, यहाँ पे सीट इज अ रिसोर्स। तो यहाँ पे ईरा बेसिकली knows how to compete with a crowd to grab a seat, which is a resource. So the answer is B, competition tolerance. उसमें competition tolerance है, okay? In a certain society, there is a noticeable disparity in the quality of education provided to children based on their family's financial status. Okay, so despite having the capability to excel academically, children from poor families are often denied access to good schools and educational resources. What term best describes this phenomenon? A. Caste-based prejudice. B. Socio-economic discrimination. C. Social mobility. And D. Classism. अब देखो द आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इवन तो आपका मेरिट कितना भी हो, आपकी एक्चुअल एबिलिटी कितनी भी हो। तो ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? इट्स अ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ना, आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का एक इंडिकेटर है जिसके आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो द आंसर इज बी, सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। ऑल्दो ये सब सिमिलर लग रहे हैं, बट ये भी याद रखना आपके चैप्टर में कौन सा कीवर्ड आया था, द स्टार्क कीवर्ड दैट वाज यूज्ड वाज सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज द आंसर। सोशल मोबिलिटी होता है जब आप यू कैन इजीली मूव अक्रॉस सोशल कैटेगरीज, आप पुअर हो आप रिच बन सकते हो, आप रिच हो आप पुअर बन सकते हो, बट दैट इज नॉट ट्रू यहाँ पे इंडिया में, एटलीस्ट नॉट एनीवेयर इन फैक्ट, इट इज कैपिटलिज्म की एरा। क्लासिज्म अगेन डज नॉट मेक सेंस हियर, कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस, कास्ट की यहाँ पे कोई बात नहीं। ओके, मैचिंग क्वेश्चंस, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी हमें मैच करना है, तो पहले लिस्ट वन, फर्स्ट लिस्ट के ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे रिएक्शंस दिए हैं जो हमारे होते हैं टुवर्ड्स नेचुरल डिजास्टर्स, एंड उन पर्टिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया है जिससे हमें करेक्टली मैच करना है। तो लिस्ट वन देखते हैं। ए इमीडिएट रिएक्शन, बी सोशल रिएक्शन, सी इमोशनल रिएक्शन एंड डी कॉग्निटिव रिएक्शन। एंड सेकेंड लिस्ट पे आते हैं, फर्स्ट लेटेंट सेल्फ ब्लेम, सेकेंड नाइटमेयर्स, थर्ड डिसओरिएंटेशन एंड फोर्थ फीलिंग ऑफ रिजेक्शन। ओके, तो अब देखो इमीडिएट रिएक्शन माने जो एकदम से कोई डिजास्टर हुआ तो क्या होता है, आप डिसओरिएंट हो जाते हो, आप काम पे जा रहे हो, अब आप काम पे नहीं जा पाओ, आप 3 टाइम का खाना खा रहे थे अब आप नहीं खा सकते, ठीक है, यू आर इन अ कंफर्टेबल स्टेट ऑफ लाइफ, अब आप नहीं हो स्टेट में। सोशल रिएक्शन, अब सोशल रिएक्शन में देखो गिल्ट एंड सेल्फ ब्लेम एंड फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, ये दोनों ही सेंस बना रहे हैं ना कि सेल्फ ब्लेम अबाउट कि औरों के साथ ऐसा हुआ तो उसको मेरी गलती थी, या फिर रिजेक्शन। बट सोशल रिएक्शन का एग्जाम्पल वुड बी फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, फीलिंग दैट यू आर बीइंग लेफ्ट आउट, कोई आपकी परवाह नहीं करता, पीपल आर जस्ट नॉट केयरिंग फॉर यू। इमोशनल रिएक्शन होता है हमारा गिल्ट एंड सेल्फ ब्लेम, guilt is an emotion, right? Self-blame is an emotion, not an emotion, but it is an affective state. And cognitive reaction हमारा होगा nightmare, रात को flashbacks, रात को basically whenever you're trying to sleep, you are getting scary visions of that event. So this is a cognitive reaction. आपका brain उस तरीके से उस चीज को, है ना, आपके thought processes उस चीज को लेके traumatize होते हैं। So इस हिसाब से हमारा answer would be, so the answer would be B. A का third, immediate reaction is disorientation. B का fourth, which is social reaction, is feeling of rejection. C का first, which is emotional reaction, guilt and self-blame. And D, cognitive reaction and nightmares. ठीक है? Which of the following is a motivational effect of poverty and deprivation? Poverty and deprivation हमारे motivation को कैसे affect करते हैं? A, explaining successes in terms of luck and fate. B, low self-esteem. C, resentment towards society. डी हाई प्रोनेस टू डिप्रेशन। अब देखो ये सब के सब सही है, आप जब पुअर होते हो ऑल ऑफ दीज, आप जब पुअर्टी से ग्रस्त होते हो एंड डेप्रिवेशन की फीलिंग होती है तो ये सब होते हैं। बट मोटिवेशनल इफेक्ट, यहाँ पे कीवर्ड है मोटिवेशन, तो मोटिवेशनल इफेक्ट जो होगा वो होगा ए, एक्सप्लेनिंग सक्सेस इन टर्म्स ऑफ लक एंड फेट। मोटिवेशन क्या होता है बेसिकली, आप किसी चीज को क्यों कर रहे हो और आप चीजों को कैसे एट्रीब्यूट करते हो कि ये किसकी वजह से हो रहा है। So that if I am being successful, I'll attribute it to my kismet and not my own hard work or my ability, right? Low self-esteem, this is true, but this is again a more of a emotional, cognitive effect. This is again a very social effect, and this is again a very, आप कह सकते हो कि psychological effect है। Okay, which approach aims to restore a sense of hope, control, and identity among the impoverished?
A. Blaming the poor for their circumstances. B. Creating a context for context for taking responsibility. C. Encouraging dependency on external sources. And D. Providing financial aid. अब देखो, ब्लेमिंग द पुअर तो बिल्कुल नहीं, एनकरेजिंग डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज कि भाई तुम औरों से ले लेकर उधार ले लेकर करो चीजें. So again, this is not a way to make them independent, to make their identity strong. Providing financial aid is true, but क्या उससे controlling identity की feeling आती है? नहीं. The answer would be B, creating a context for taking responsibility. जिसका एग्जाम्पल क्या है, ताकि अगर इसका केस बेस्ड क्वेश्चन है तो आप समझ पाओ. फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट गवर्नमेंट इज रिजर्विंग सीट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर पीपल जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से हैं. क्यों? क्योंकि दीज पीपल हैव बीन हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड. तो जब आप एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर रहे हो कि भाई आपके पास एक जॉब है, आप अपने दम पे खड़े हो, आप अपने लिए कमा रहे हो, खा रहे हो, एंड प्लस बिकॉज आप एम्पावर्ड हो, आपके अपने सेक्शन जो है, आप जिस सेक्शन से आते हो उसको भी एम्पावरमेंट मिल रहा है, आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, यू हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ, आप खुद अपना लाइफ डिटरमाइन कर रहे हो, राइट, लाइफ कोर्स. तो यू हैव क्रिएटेड अ कॉन्टेक्स्ट फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देमसेल्व्स. सो इसी से होप, कंट्रोल एंड आइडेंटिटी आती है. तो द आंसर इज बी. ओके, Raj grew up in a small village where he lived with his extended family in a modest sized house. He never felt bothered by the crowded living conditions and always found ways to adapt to the high density environment. Which type of tolerance does Raj likely exhibit? A. Isolation tolerance. B. Solitude tolerance. C. Competition tolerance. D. Crowding tolerance. ए एंड बी तो है ही नहीं कुछ टाइप की टॉलरेंस. टॉलरेंस बस दो टाइप की है, कॉम्पिटिशन एंड क्राउडिंग. यहाँ पे कॉम्पिटिशन की बात नहीं हो रही कि कैसे, कहीं भी रिसोर्स नहीं आई कि भाई उस चीज के लिए राज को कम्पीट करना पड़ रहा है, ये रिसोर्स कम पड़ रही है. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ही लिव्स इन अ क्राउडेड एनवायरमेंट एंड ही इज ओके विद इट, ही डजंट फील बॉदर्ड बाय इट एंड वो अडैप्ट कर लेता है उससे. तो ये सीधा सीधा क्या दिखा रहे हैं कि उसकी क्राउडिंग टॉलरेंस हाई है. कॉम्पिटिशन टॉलरेंस में हमेशा एक रिसोर्स होती है. क्राउडिंग टॉलरेंस इज जनरली आप क्राउड से कितना अच्छे से डील कर सकते हो, अपने को कितनी अच्छे से सस्टेन कर सकते हो इन अ क्राउडिंग एक्सपीरियंस. विच पर्सनैलिटी ट्रेट इज लिंक्ड विद हायर एग्रेशन? ए. लो सेल्फ एफिकेसी. बी. लो सेल्फ एस्टीम. सी. हाई एरोगेंस. एंड डी. हाई न्यूरोटिसिज्म. तो हायर एग्रेशन तब होता है जब आपका सेल्फ एस्टीम लो होता है. व्हेन योर सेल्फ एस्टीम इज लो, आप एग्रेशन भी उतना ज्यादा दिखाते हो बिकॉज आप अंदर से, आई मीन साइकोलॉजी में कॉमन सेंस कभी नहीं लगाना चाहिए बिकॉज इट्स अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, बट जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट दिस वे कि जब आप अंदर से खुद को कम मारते हो, राइट, जो जितना अंदर से वीक होगा वो उतना 40 होगा, HOUGHTY, राइट, उतना चौड़ा सीना करके चलेगा, ताकि बिकॉज अंदर से एक होता है, यू हैव एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई यू आर ट्राइंग टू लुक बिगर देन यू आर. ठीक है, तो इसीलिए लो सेल्फ एस्टीम का हायर एग्रेशन से रिलेशन होता है. अगर अभी तक लग रहा है यार कि एक्चुअल में कुछ मजा, ये जो क्वेश्चंस है आपको चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस बनाते हुए हम भी क्वेश्चंस खुद भी बनाते हैं एंड वी सर्व थ्रू क्वेश्चंस अक्रॉस इंटरनेट, अक्रॉस बुक्स, एंड दिखता है कि क्वेश्चंस की क्वालिटी इज नॉट दैट गुड. आपको लगता ही नहीं कि यार हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. फिर अगर लग रहा है ना कि हाँ भाई मजा आ रहा है, क्वेश्चंस एक्चुअली मुझे चैलेंज कर रहे हैं, कुछ मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मेरा प्रेप एक्चुअली हो रहा है, तो प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप इन द कमेंट्स आपके सजेशंस, आपके रिमार्क्स, कुछ भी आपको लग रहा है कोई चीज गलत है, ये चीज यहाँ हो सकती है, प्लीज जस्ट टेल इट टू अस इन द कमेंट सेक्शन. इट रियली मोटिवेट्स अस. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. द ट्विन प्रोज यूट्यूब चैनल इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. इतने सारे एजुकेटर्स लगे हैं फ्री में ताकि आपकी अच्छी प्रेप हो, तो प्लीज उससे थोड़ा ग्रेटिट्यूड आप दिखाइए जस्ट बाय डूइंग दीज स्मॉल जेस्टर्स फॉर अस. ओके, So during a heated argument, and I hope आप अपनी स्कोर्स नोट डाउन करते जा रहे हो, साथ में एंड में अपना ओवरऑल एग्रीगेट स्कोर जो है वो डालना है कमेंट बॉक्स में, और उसका एनालिसिस भी करना है कि कहाँ मैं वीक हूँ, कहाँ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता था. ओके, ड्यूरिंग अ heated argument between two neighbors, one of them intentionally breaks the other's car window out of anger. What type of aggression is this? A. Reactive aggression. B. Physical aggression. C. Instrumental aggression. And D. Hostile aggression. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एग्रेसिव सिचुएशन बनी और एक नेबर ने इंटेंशनली दूसरी की कार का खिड़की तोड़ दी, कांच तोड़ दिया. तो ये कौन सा एग्रेशन? आंसर वुड बी डी, हॉस्टाइल एग्रेशन. क्यों? क्योंकि देखो इंस्ट्रूमेंटल और हॉस्टाइल में ना कंफ्यूज नहीं होगी. इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है किसी चीज को पाने के लिए, राइट, सो वो चीज दूसरे के पास है, मुझे वो पाना है एग्रेशन दिखा के.
हॉस्टाइल एग्रेशन में देयर इज जस्ट एन इंटेंशन टू हार्म, उसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। तो यहाँ पे देखो इट्स लाइक कि भाई दूसरे के, मुझे गुस्सा आ रहा है, दूसरे का कांच फोड़ दो तो उसका नुकसान हुआ, पर उससे मुझे कुछ नहीं मिला, बस इट्स लाइक मेरा एग्रेशन को एक आउटलेट मिल गया। सो दिस इज हॉस्टाइल एग्रेशन, जहाँ पे कुछ पाने के लिए नहीं, जस्ट एक हार्म करने की फीलिंग होती है। अकॉर्डिंग टू द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी, who is often the target of displaced aggression? Displaced aggression माने किसी पे था एग्रेशन, गुस्सा था बॉस पे, पर निकाल दिया मैंने अपने बच्चे पे, दैट इज डिस्प्लेस्ड एग्रेशन, कि जिसपे था उससे हटा के किसी वीक सोर्स पे निकाल दिया। तो आंसर मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया। A, unrelated individuals, B, stronger individuals, C, weaker individuals, and D, figures. D makes no sense. Unrelated individuals, strangers पे आप गुस्सा नहीं निकालते हो। Again, the answer is pretty simple. C, weaker individuals, जो आपसे कमजोर होगा, जो कमजोर होता है गुस्सा उसी पे निकलता है। So, right? So, it's like, now this is a joke, but maybe this would help you remember. बॉस अपनी बीवी का गुस्सा एम्प्लॉय पे निकाल रहा है, एम्प्लॉय अपना गुस्सा जो है अपनी बीवी पे निकाल रहा है, एंड देन वो जो स्त्री है वो अपना गुस्सा बच्चे पे निकाल रही है, एंड बच्चा अपना गुस्सा जो है वो मे बी एक सॉफ्ट टॉय पे या कुछ और चीज पे निकाल रहा है। सो दैट्स बेसिकली हाउ दिस वर्क्स। वीकर जो आपसे कमजोर है उस पर एग्रेशन दिखाते हो, विच इज नॉट करेक्ट, एंड दिस इज नॉट टू से दैट women are weaker than men. It's just the kind of social context we are placed in. Okay. Which factor cannot be controlled by individuals but significantly impacts poverty levels? A, lack of education, B, social disadvantage, C, geographic region, and D, cultural beliefs. तो इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते बट पोवर्टी को इन्फ्लुएंस करता है? तो द आंसर टू दिस इज सी, जियोग्राफिकल रीजन। अब आपका कल्चरल बिलीफ्स भी तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना कंट्रोल, हम जिस कल्चर में पैदा हो। यस दैट्स ट्रू, बट सबसे ज्यादा अनकंट्रोलेबल, सबसे ज्यादा आपके हाथ के बाहर क्या है? ऑब्वियसली वो जियोग्राफिकल रीजन जहां आप हो। अभी पैलेस्टीन गाजा में जो लोग हैं, दे आर स्टक देयर, दे हैव नो चॉइस बिकॉज दे आर देयर, राइट? तो दिस इज द मोस्ट अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो कि बियॉन्ड आपके कंट्रोल है। What do World Health reports by the WHO indicate about the leading causes of death in developing countries? A, cardiovascular diseases and cancers. B, HIV, AIDS, tuberculosis and malaria. C, respiratory infections and nutritional deficiencies. And D, psychiatric disorders and communicable diseases. The answer would be very easy. It is cardiovascular diseases and cancer. Is it? This is the answer for developed countries. अब देखो यहाँ पे ना कीवर्ड ध्यान से देखना है, डेवलपिंग, डेवलप्ड में कंफ्यूज नहीं होना। डेवलपिंग यानी जो हमारे लेटिन अमेरिका, एशिया जो है, अफ्रीकन कंट्रीज है, दोज आर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज इज मेजरली द वेस्टर्न यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज जो हमारी है। तो द आंसर फॉर दिस डेवलपिंग कंट्रीज में जो लीडिंग डेथ्स होती हैं वो होती हैं HIV, AIDS, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया की वजह से। ओके, ड्यूरिंग अ हीटेड आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू co-workers, one of them insults the other's intelligence, provoking a strong emotional reaction. Subsequently, the insulted co-worker reacts aggressively by throwing a chair across the room. What situational factor is likely contributing to the aggression? A, observing an aggressive model. B, availability of weapons. C, anger-provoking action by others. And D, learning through reinforcement. अब देखो learning through reinforcement का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, एग्रेसिव मॉडल यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा हमें। एक आर्ग्यूमेंट हुई एंड एक कोवर्कर ने दूसरे की इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन मार्क उठा दिया कि भाई तू तो यहाँ पे डिजर्व ही नहीं करता रहना, तो यही मतलब बिल्कुल गधा टाइप इंसान। अब ये इसकी वजह से एक रिएक्शन आया बहुत ज्यादा, एंड उन्होंने चेयर उठा के फेंक दिया। अब ये जो चेयर आपको दिखाई है ना, कि चेयर का फेंकना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि यू सेलेक्ट ऑप्शन बी, अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स। बट चेयर इज नॉट अ वेपन, चेयर इज नॉट अ वेपन। The answer would be C, anger provoking action by other. किसी ने एक ऐसा एक्शन करा जिसने बहुत ज्यादा गुस्सा प्रवोक कर दिया, इसीलिए एग्रेशन हुआ। So the answer is C, anger provoking action by the co-worker. Okay, Dash is a belief system consisting of values and lifestyle that perpetuates poverty and sustains across generations. A, deprivation cognition. B, poverty trap. C, culture of poverty. And D, poverty cycle. एक बिलीफ सिस्टम जो कि अक्रॉस जनरेशंस परपेचुएट होता रहता है कि भाई तुम गरीब हो, तुम्हारे बच्चे भी गरीब रहेंगे, एंड उसी के अराउंड हमारी सारी लाइफस्टाइल, हमारे वैल्यूज बिल्ड होते हैं। द आंसर इज वेरी इजी, आपको पता होना चाहिए। दिस इज सी, कल्चर ऑफ पोवर्टी। ओके, आई होप यू आर नोटिंग नाउ स्कोर्स लेते चलना है भाई, बिल्कुल मिस नहीं करना है एक भी क्वेश्चन का। A student who consistently falls short of achieving their academic goals becomes increasingly hostile
towards their classmates and teachers. What psychological factor is likely contributing to the student's aggression? A. Child-rearing practices. B. Frustration. C. Physiological arousal. फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल अलग है. फिजियोलॉजिकल इज रिलेटेड टू आपका बॉडी रिएक्शन. ठीक है. डी इनबॉर्न टेंडेंसी. तो एक स्टूडेंट है जो कि बहुत मेहनत कर रहा है बट फिर भी अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए उसका हॉस्टिलिटी, उसका एग्रेशन बढ़ रहा है. तो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस का कोई लेना देना नहीं है. इनबॉर्न टेंडेंसी का भी यहाँ पे हमें ऐसा कोई वो नहीं दिया, कोई क्यू नहीं दी. इनबॉर्न टेंडेंसी होगी ना, आपको हमेशा क्यू देंगे. फिर फिजियोलॉजिकल अराउजल, अगेन यहाँ पे फिजियोलॉजिकल अराउजल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन की कोई बात नहीं. देखो यहाँ ध्यान से देखो, somebody is trying to fulfill a goal, somebody is trying to reach their goal, but they are being prevented to reach their goal. और जब आप किसी गोल को कर पाने से, फुलफिल करवाने से बार बार हिंडर होते हो, प्रिवेंट होते हो, तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन. इसलिए द आंसर इज फ्रस्ट्रेशन. यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, इसीलिए एग्रेशन बढ़ रहा है. assertion and reasoning questions. I hope you are not tired of these. So assertion है, medical advices for females are delayed in Indian society, and reason is women are seen as hardy and their diseases are associated with shame. तो assertion हमारा सही है या नहीं? Yes, this is true. Asian societies, Indian society में यही होता है कि जो फीमेल्स के लिए मेडिकल एडवाइसेस होते हैं वो या तो डिले कर दिए जाते हैं या वो खुद डिले कर देते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ, जुकाम है, बस सर दर्द ही तो है, कुछ नहीं हो जाएगा. रीजन क्यों? क्योंकि विमेन को देखा जाता है कि अरे ये तो हार्डी है भाई, चलती फिरती है, घर के काम करती है, तो क्या होगा, सब ठीक है, झाड़ू पोछा भी तो एक्सरसाइज ही होती है. और इनकी डिजीजेस को शेम के साथ एसोसिएट किया जाता है. यस, देयर आर रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल डिजीजेस जिनको हम बहुत शेम के साथ देखते हैं, राइट. रीजन इज आल्सो करेक्ट एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन. क्योंकि हार्डी उन्हें देखते हैं एंड शेम उनकी डिजीज के साथ एसोसिएट होता है, इसीलिए हम उनके लिए जो मेडिकल एडवाइसेज है उनको डिले करते हैं. तो द आंसर इज ए. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. What is the potential consequence of excessive television viewing among both adults and children? A. Enhanced cognitive abilities. B. Development of a consumerist attitude. C. Increased aggression. D. Decreased interest in visual media. Answer is B. Development of a consumerist attitude. Increased aggression नहीं होगा क्योंकि इसको लेके mixed opinions हैं. एक सही, केवल एक सिंगल ओपिनियन नहीं. कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड जो है वो बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन में आ रहा है. ये देखो कीवर्ड, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन दोनों में आ रहा है. ज्यादा टेलीविजन हम देख रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं, हम सीरियल्स में the kind of brands they are wearing, the kind of clothes they are carrying. तो ये कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड आ रहा है. बस लेना है भाई, घर चलो सरोजनी कपड़े लेंगे भाई, मुझे भी चाहिए. ये नहीं कि भाई एनवायरमेंट के बारे में सोच ले कि यार इतना भर के क्या होगा. ओके, सो with this we come to an end for this video. और जो भी हमने सारे questions इस वीडियो में करे सब आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे in the description टेलीग्राम चैनल के थ्रू. And I hope this video helped you. If it helped you, please don't forget to like the video, to drop your comments and suggestions, and to subscribe to the Twin Bros channel. It really means a lot to us. Let's meet in the next video. Take care.